what does a psychologist actually do? तो बहुत आसान है ये बोल देना कि तुम्हें बात करने के पैसे मिलते हैं। क्या क्या इश्यूज हम पूरा दिन सुनते हैं, हमारे ऊपर भी उसका टोल होता है। टेल मी हाउ टू डील विद दैट। आपसे कोई पूछेगा आप क्या जवाब दोगे? Can mental health be solely improved through medication? Popping a pill is not going to make your life's problems go away. How can you actually move on from a breakup? You don't jump into the next relationship. ये लोगों को ये गलतफहमी है कि बचपन बड़ा हैप्पी पीरियड होता है और बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अटर बकवास है। चाइल्डहुड डिप्रेशन, चाइल्डहुड एंग्जाइटी, अगेन अ वेरी कॉमन। Talking more about depression and anxiety, does it differ from men to women? There is still a section of society who thinks कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करने का मतलब है कि मैं तो पागल हो गया हूँ। सबसे बड़ी स्ट्रगल जो मेन फेस करते हैं वो ये है कि वो अपने इमोशंस को ओन अप नहीं कर सकते। आदमी के लिए रोना, एक आदमी के लिए किसी को जाकर ये बोलना कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई नीड हेल्प, ये बहुत बड़ी बात है। 10 मिनट के लिए लैपटॉप ऑफ कर दिया और उसके बाद फ़ोन स्क्रॉल करने बैठ गए, नहीं, ये ब्रेक नहीं होता है। आप अपने माइंड को ब्रेक दे ही नहीं रहे हो। इन दैट वन मोमेंट आई रियली फेल्ट कि आई विश आई वाज नॉट अ थेरेपिस्ट। Hi, my name is Nishtha. Hi, my name is Nimisha and welcome to another episode of Gist Checkup. And today we have with us Damini Grover, who's a counseling psychologist, life coach and author. Welcome, Damini. Thank you so much for having me. And today's episode is going to be all about mental health. So before we get into the nitty-gritties of how to take care of your mental health, why don't you tell us, Damini, that what does a psychologist actually do? Well, in simple terms, see, mental health में there are two experts who work closely. You have a psychiatrist and then you have psychologist, right? जब हम psychologist की बात करते हैं, we are trained mental health professionals and we work closely with people, helping them to understand कि उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या खुद के इंटरनल वर्ल्ड में क्या क्या दिक्कतें हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। काम में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, एंड थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हम सभी की लाइफ में आती है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। बट देयर इज़ अ टाइम व्हेन ये सारी दिक्कतें एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देती हैं। आपको जो पता है कोप करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, एक टाइम के बाद में दीज थिंग्स स्टॉप वर्किंग और दे आर नॉट गिविंग यू दैट डिज़ायर्ड काइंड ऑफ अ रिजल्ट। क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हो रही है, डिटीरियोरेट हो रहा है, एंड साथ ही साथ में यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स विच आर एक्चुअली वेरी डिस्ट्रेसिंग। सॉरी, आपको एंग्जाइटी हो रही है, बिना मतलब कि आपको बहुत घबराहट हो रही है, आपके मूड बहुत लो हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े करे जा रहे हो आप सबके साथ। सो अ साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी दिक्कतें क्यों हो रही हैं, कौन से एरिया से आ रही हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपकी फंक्शनिंग एंड देन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। एंड येस, टॉक थेरेपी इज़ वन वे जिसके थ्रू हम करते हैं, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि इशू क्या है। बट देर इज़ अ टेक्निक टू हैविंग दोज कॉन्वर्सेशंस। इट्स नॉट अ रेगुलर कॉन्वर्सेशन दैट यू विल हैव विद योर बेस्ट फ्रेंड, विद योर पार्टनर और विद योर मम एंड डैड। द ट्रेनिंग ही हम लोगों की सारी इसी बात की है कि हम किस तरीके से चीज़ों के रूट कॉज तक पहुँचे। So there's a whole flow, there's a whole method, and then teach individuals the coping skills that they need so that they can lead that better quality life. So that's what essentially a psychologist does. So can you just tell the difference between psychologist and a psychiatrist? बहुत basic difference है, वो ये है कि psychiatrists are basically they're trained doctors. They have an MBBS degree and they prescribe you medication for mental, emotional and physical symptoms that you are experiencing, owing to any mental health challenge जो आप face कर रहे हो। उनका काम एक्चुअली आपसे बैठ के बात करना, समझना कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपको इन अ वे एडवाइस देना, ज्ञान देना नहीं है। Okay. राइट, इट्स ओनली सिम्टोमेटिक। हाउ यू गो टू अ डॉक्टर कि डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, हाँ जी, 2-4 एक्स्ट्रा सवाल पूछे, वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, लूज मोशंस तो नहीं हो रहे, अच्छा ठीक है, ये इस कैटेगरी में फॉल करती है ये प्रॉब्लम, आप इसके लिए ये दवाई खाएंगे एंड यू विल बी फाइन इन वट एवर टाइम, 10 days or 1 week, whatever. It's actually the same thing that a psychiatrist does. Okay. They will just ask you for your symptoms and then see what disorder or category that the symptoms fall in and give you a medication. Okay. But when you go to a psychologist, we are not working with medications. In the sense, we are not trained doctors ना, हमारे पास MBBS डिग्री नहीं है तो हम आपको दवाई नहीं देंगे,
हम आपको रेफ़र कर सकते हैं अगर ज़रूरत लगती है तो, बट हमारा काम तो एक्चुअली आपकी लाइफ की, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ की निटिग्रिटी में जाना है और समझना है कि ये सिम्टम्स एक्चुअली क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है जो आपको अपने सोच विचार में, अपने जीवन में चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आप बार बार इन सिम्टम्स के ट्रैप में ना फंसो। क्या होता है एक थेरेपी सेशन में? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, थेरेपी सेशन ऐसा ही है। तो इतना भी सिंपल नहीं है, बट टू से दैट वन, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यू नो, टू पीपल, दे आर बिल्डिंग अ रैपो, एक कंफर्ट में आने के बाद में, उसके बाद हाँ हम सवाल जवाब करते हैं, जैसे आप मुझसे चीज़ें समझना चाह रहे हो एंड आई एम गिविंग यू आंसर्स, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. द अदर पार्ट्स ऑफ इट आर कि आफ्टर द, यू नो, अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चन आंसर्स, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि दिक्कत कहाँ पे है. A therapist or a psychologist's job is to help you to look at your concerns from different perspectives. क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये इसी वजह से हो रहा है, ये उसी वजह से हो रहा है, या मुझे सब आता है, you know, all of that. बट बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो हम अपने डे टू डे में नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हमारा भी दिमाग एक तरीके से सोचने के लिए कंडीशनड है. सो द पर्पस ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस इज़ टू ओपन द चैनल, ताकि आप अलग पर्सपेक्टिव से अपने आप को, अपने रिलेशनशिप्स को व्यू कर सको. Along with that, we are also, because we are trained professional, right? So the conversation, one follows a technique. The questions are not random. We are not sitting and chatting जैसे पार्क में बैठ गए बात करने के लिए, ऐसा नहीं है. So there is a method to the conversation as well. And then our job is to give you tools and techniques which are again scientifically backed. You know, all these therapies that we are talking about, they came from somewhere. They're इतने सालों से चली आ रही हैं. There is research to it. So all those techniques are coming from that evidence-based practice. वो हम आपको बताते हैं, आप जाते हैं, आप ट्राई करते हैं, आप नोटिस करते हैं कि फिर आपके सोचने के तरीके में चेंज आ रहा है, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग इमोशनली टू सिचुएशंस, वो चीज़ें बेटर हो रही हैं, यू नो, यू आर मोर अलाइंड विद द वे आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर आपके एक्शंस में भी चेंज आ रहा है. तो उस हिसाब से दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन अ थेरेपी सेशन. Before going to therapy, how do you prepare कि ओ इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, ये चीज़ करनी है? See, first thing would be before you approach a therapist, इतना तो आप अपने में क्लैरिटी लो कि आपकी लाइफ के कुछ एरियाज हैं या नहीं जिसमें आपको सच में स्ट्रगल हो रही है. ठीक है, दैट्स स्टेप नंबर 1 कि प्रॉब्लम है या नहीं, हम पहले एक्नॉलेज तो कर लें. ठीक है, उसके बाद आता है एम आई रेडी टू टेक दैट हेल्प, या मैं सिर्फ किसी के कहने के वजह से कर रही हूँ, या इंटरनेट बोलता है कि थेरेपी जाना चाहिए तो इसलिए मैं जा रही हूँ, या एम आई ऑल्सो रेडी टू सीक द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन. थर्ड, येस, व्हेन यू आर ओपनिंग योरसेल्फ अप टू अ स्ट्रेंजर, इट इज़ गोइंग टू बी अनकम्फर्टेबल, एंड इवन वी एज थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड दैट. तो हम भी बोलते हैं कि आपको 2-3 सेशंस तो लग जाएंगे वो कंफर्ट आने में, बट आप एटलीस्ट वो ओपन माइंड लेकर आओ, राइट. एंड देन इट्स अबाउट, जब आप अपने थेरेपी सेशन में जा रहे हो, few things that can help. If you can jot down your concerns, right, कि ये चीज़ें मेरे को ऐसा लग रही हैं, even if you're not sure कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली रेलिवेंट है या नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम है, that does not matter. But at least put some thought कि आप क्या कहना चाहते हो, put your points down and then take them to the session. Be open in terms of, you know, क्या आपको डाउट्स हैं. जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इन थेरेपी सेशन में, ask your therapist that. ओके, राइट, कि ठीक है मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ कि यू नो ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, कैन यू हेल्प मी, हाउ कैन यू हेल्प मी, राइट. द थेरेपिस्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे कैसे आपके इश्यूज़ में आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी अप्रोच क्या रहेगी. कुछ इश्यूज़ वो आपको ब्रेक डाउन करके भी समझा सकते हैं, यू नो, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, राइट. सो दोज 1 or 2 conversations are good enough for you to understand whether this is an association that can work for you or not. Yeah? But just having some idea and willingness to accept another perspective. These are the 2 key things that you need when you walk into a therapy session. How do you know what is the time कि okay, now you need professional help for your mental health? The key to understand whether I need a third person's help or not is when your functionality starts to go down. हर किसी को पता है कि भाई एक सर्टन एक्सटेंट तक मैं मैनेज कर सकता हूँ या मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आपको ये भी फील होने लगता है कि मेरे सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी चीज़ें इंप्रूव नहीं हो रही, या फिर मेरे खुद की ट्राई करने की जो क्षमता है, यू नो, कैपेसिटी नीचे जा रही है. आई एम नॉट एबल टू डू, मेरे पास मे बी आइडियाज़ बहुत सारे हैं, मे बी देयर आर अदर स्ट्रैटेजीज, बट मुझसे हो नहीं रहा है. एंड अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट अब मेरी फंक्शनैलिटी भी नीचे जा रही है, जिसका मतलब ये है कि कुछ की चेंजेस, कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है. आइदर आई एम वेरी लो, लेथार्जिक, मन नहीं करता कुछ काम करने का, यू नो, रोज़मर्रा में चीज़ें हैं जो मुझे खुशी दिया करती थी, अब मेरा वो भी करने का मन नहीं करता है. माई प्रोडक्टिविटी एट वर्क इज़ गोइंग डाउन,
आई एम गुड एट वॉट आई डू बट मुझसे हो ही नहीं रहा है. I am losing my focus, I'm losing my concentration, right? I'm maybe getting very agitated. अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता है और कभी कभी पता भी नहीं लगता कि रीज़न क्या है. आप लोगों से कटने लग रहे हो, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हो, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, रोने लग जाते हो. कभी कभी रीज़न होता है और कभी कभी नहीं समझ में आता, जस्ट उदासी सी चलती जा रही है. यू डोंट फील लाइक ईटिंग और मे बी यू आर नोटिसिंग कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो. यू नो रैंडम बिंजिंग एपिसोड्स होते जा रहे हैं, वेट आपका बढ़ते जा रहा है या सडनली बहुत लूज होते जा रहा है. सो दीज आर सम की चेंजेस दैट यू विल नोटिस विच विल टेल यू दैट ओके नाउ दैट माई हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग, राइट, एंड देर आर ऑफकोर्स इशूज दैट आई एम फेसिंग. नाउ मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू गेट सम हेल्प. जब आपके मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, तो क्या होता है ना कि आपकी बॉडी सारी रिसोर्सेज, सारी एनर्जी एक्चुअली उस मेंटल इमोशनल इशू को मैनेज करने में लगा देती है. अब जब वो वहाँ डाइवर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको आपकी इम्यूनिटी नीचे जाएगी, क्योंकि बॉडी तो ध्यान नहीं दे रही अपनी प्रोटेक्शन पे, वो तो क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी हुई है. ठीक है, अब आपकी एपेटाइट अगर नीचे जा रही है, इम्यूनिटी नीचे चली गई, तो जाहिर सी बात है कि आप और डिजीजेस कैच करोगे. तो फ्रीक्वेंटली बीमार होना, कोल्ड कफ बहुत जल्दी आप कैच कर रहे हो, फीवर हो रहा है आपको बहुत जल्दी, रैंडम एक्स एंड पेन्स आपको होने शुरू हो गए. अगर आपको बॉडी में ऑलरेडी कोई वल्नरेबिलिटी है, मान लीजिए जैसे मेरी बैक में प्रॉब्लम है, अब अगर मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन या मैं लाइफ में बहुत स्ट्रेस से अगर गुजरूंगी तो मेरा बैक पेन फ्लेयर अप हो जाएगा. क्योंकि मेरी बॉडी में ऑलरेडी एक सेंसिटिविटी बनी हुई है, राइट. गैस्ट्रिक इशूज़ आर वेरी वेरी कॉमन. पीपल हु स्ट्रगल विद एंग्जाइटी, उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है. अब कितनी भी दवाइयाँ खा लो लेकिन वो ठीक ही नहीं होता. IBS कितना हमने नाम सुना है इसका. साइकोसोमैटिक मतलब कि मेंटल इश्यूज की वजह से, मेंटल इमोशनल इश्यूज की वजह से अब आपकी बॉडी में मैनिफेस्टेशन हो रहा है. सो ये सब चीज़ें होती हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ इज नॉट वर्किंग एट द ऑप्टिमल लेवल. What are like some signs that I can see and I can be like कि okay this person maybe needs help? वेल जितना भी आप उनको जानते हो, समझते हो, आप ये देखो, ऑब्जर्व ये करो कि क्या वो उस नॉलेज से कुछ उल्टा जा रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल समबडी यू नो इज़ वेरी चर्पी, वेरी हैप्पी एंड बट अब वो बात नहीं कर रहे, विड्रॉ हो गए हैं, या वो बार बार कुछ चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, कि कोई परसिस्टेंट थीम्स चलती जा रही हैं, राइट. तो उनके व्यवहार में आपको ये चेंज दिख गया. वो बात करने जा रहे हैं तो लड़ाई हो जाती है हर किसी से, दे बिकम वेरी इरिटेबल, वेरी स्नैपी, राइट. आप ये देख रहे हो कि खाने पीने में भी चेंजेस हो रहे हैं उनके. समबडी लेट्स से हु रियली एंजॉयड ईटिंग नाउ इज नॉट ईटिंग, और समबडी हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हाउ मच दे एट, नाउ दे आर ऑल ओवर द प्लेस. कुछ भी खा रहे हैं, कैसे भी खा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है, या वो सो नहीं रहे हैं ठीक से, शक्ल उतर गई है उनकी, आई बैग्स आ गए हैं, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, फेस में आपको दिख रहा है कि यार वो ग्लो चला गया है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ़ दे आर सेइंग कि इश्यूज़ हैं उनको, या आपको मालूम है, उन्होंने मे बी ना कम्युनिकेट करा हो, बट समथिंग इज गोइंग ऑन. सो दीज आर द साइंस दैट विल टेल you that okay, somebody might be going through some distress and they might need that help. Right? Now again I use the word might because आपको लगता है कि किसी को help की ज़रूरत है, but हो सकता है कि वो ना माने ये चीज़, या उन्हें लगे कि I'm not there, I don't need any kind of help, which is again very common, होता है ऐसा. But these are the signs really basic signs to look out for. Okay, like you said कि कई लोग मानते नहीं हैं, उन लोगों को हम कैसे बताएं कि you need help? Like how do we tell people? There is still a section of society who thinks कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करने का मतलब है कि मैं तो पागल हो गया हूँ. हाँ. लोग आज भी करते हैं ऐसी बातें, चाहे मजाक में ही सही, बट इट टेल्स यू कि माइंडसेट अभी भी वैसा ही है. एंड जब आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में पाते हो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू कोप, for that person it's a very difficult experience. A lot of people go into denial कि नहीं मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो खुद कर लूँगी हैंडल. क्योंकि अगर मैंने ये एडमिट कर दिया कि मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ तो मेरे को लोग जज करेंगे, पागल साबित करेंगे. एग्जैक्टली. इस वजह से लोग रेजिस्टेंट होते हैं, ना वो खुद मानते हैं, ना वो किसी और का सजेशन एक्सेप्ट करते हैं. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जेंटली, कूलली, कामली और नॉन कन्फ्रंटेशनल वे में आप उनको अप्रोच करो,
उनसे पूछने की कोशिश करो कि भाई कोई दिक्कत है क्या, इज़ देयर एनी वे दैट यू कैन हेल्प, एंड देन यू कैन जस्ट मे बी ब्रिंग इन द टॉपिक दैट आई थिंक स्पीकिंग टू समबडी, अ थर्ड पर्सन और मे बी अ प्रोफेशनल माइट हेल्प यू, बिकॉज हम एज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हम शायद आपको उतना नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का हिस्सा हम ही हो, क्योंकि कई बार होता है ना, हमारा वही प्रोफेशनल सर्कल, वही फ्रेंड ग्रुप, वही फैमिली, वहीं से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी हमें कैसे इतना हेल्प कर देंगे व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ द होल थिंग, राइट? सो जस्ट टेलिंग देम दैट दिस इज अ स्टेप दैट माइट हेल्प देम एंड लीव इट टू देम टू थिंक अबाउट इट. What are like 5 things that you can say to someone to support them if they need, if they're not, seeking out, even if they are seeking out professional help or not, but then what are like 5 few things that you can say ki, okay, to support them, to make them feel nice if they're going through something? So the biggest thing that you can do is, validate their concerns rather than saying कि अरे ये कुछ भी नहीं है, तू छोड़ ना, चल ना कॉफ़ी पी के आते, तेरा मूड ठीक हो जाएगा, चल तू वॉक कर ले, जा तू एक्सरसाइज कर ले, मतलब ऐसी बातें ना करके उन्होंने अगर आपके साथ कुछ शेयर करा है या आपको दिख रहा है कि दैट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, वैलिडेट. इसका मतलब ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और आप एम्पैथी, एम्पथी नॉट सिंपैथी, क्या है बेचारा पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, नहीं ऐसे बातें मत करो, राइट? एम्पैथी इज कि हाँ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, मे बी मुझे पूरी समझ नहीं है बट टू अ सर्टन एक्सटेंट आई गेट इट. सो वैलिडेट देयर कंसर्न्स, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड, राइट? शो सम एम्पैथी, again I get it and I'm here for you. If you need anything, you can give me a call, I'm just a call away. You can talk to me. So tell them that you are there for support. If they want to reach out to you, they can. Don't force them. Don't get very pushy कि तुम ये करो और तुम वो करो, and don't go around dismissing their concerns कि anxiety कुछ नहीं होती है, तेरे दिमाग का वहम है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, तू तो नाटक कर रहा है. लोग करते हैं यार ऐसी बातें, नहीं पता अगर ये इतने बड़े नाटक होते तो मतलब लोग इतनी किताबें क्यों लिखते, हमारे पास क्यों डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते, हम भी क्यों इतने पैसे खर्च करके पढ़ाई कर रहे होते अगर ये सिर्फ नाटक ही होता. सो ऑब्वियसली देयर इज सब्सटेंस टू इट, बट वी जस्ट नीड मोर इन्फॉर्मेशन so that we can support people better. And these two things, I repeat, validation and showing empathy, these two things work wonders for your relationships. कोई प्रोफेशनल हेल्प ले या ना ले, आप ऐसा कर दोगे अपने रिश्तों के साथ तो आप देखोगे कि आपका बॉन्ड, आपका कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा. So that's the least that you can do. So what exactly is burnout? हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा हम हैंडल कर सकते हैं, कभी कभी थोड़े से ज़्यादा हो जाता है तो चलो हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, राइट? बर्नआउट इज़ जब आपने स्ट्रेच भी कर लिया, उसके बाद भी ओवर स्ट्रेच कर लिया, लेकिन नथिंग इन यू और इन योर लाइफ इज चेंजिंग एंड नाउ यू आर डिटेरियोरेटिंग मोर एंड मोर. सो इट्स लाइक स्ट्रेस जो स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, और आप कोप करते करते, उससे डील करते करते पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो. तो अब आपके रिजर्व्स जो हैं बिल्कुल ही डिप्लीट हो चुके हैं. पेट्रोल का लास्ट पॉइंट था वो भी गिर गया, तो अब हमारी गाड़ी चल ही नहीं सकती है. दैट इज व्हाट बर्नआउट इज. Can mental health be solely, improved through medication? Well, actually it depends on the context. फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज कई बार कुछ डिसऑर्डर्स या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मेडिकेशन का एक हायर रोल रहता है, शायद वहाँ पे थेरेपी की इतनी कोई नीड ना हो, बट लाइक आई सेड दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. लार्जली स्पीकिंग इट्स एक्चुअली अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, क्योंकि मेडिसिन की जहाँ तक हम बात करते हैं, अनलेस वी आर श्योर दैट इट्स, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिसऑर्डर जहाँ पे हमें पता ही है कि ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, राइट? एंड पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं हैं, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट फिर भी दे आर फीलिंग दिस वे, सो मेडिकेशन विल हैव अ हायर रोल दैट वे. बट टू से कि थेरेपी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो, क्योंकि मेडिकेशन आपकी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको तो मैनेज कर देगा, लेकिन आपको कोपिंग में जो दिक्कत आ रही है, राइट, डे टू डे कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे करना है, अपने काम को, रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को, वो सब दवाई नहीं सिखा सकती. दवाई आपका थॉट प्रोसेस जाके चेंज नहीं कर सकती. सो इसीलिए कुछ केसेस में आई वुड से कि हाँ ठीक है, वी मे नीड मेडिकेशन, बट टू से दैट सब में ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं. So, I mean, I can rightly say कि popping a pill is not always an answer. Oh, absolutely not. Popping a pill is not going to make your life's problems go away. It will not magically give you coping skills and, turn your personality around, change your behavior and improve your relationships.
Absolutely not. It is just going to cut down the physiological distress, bodily symptoms that you may be experiencing. That is all. But other things के लिए हाँ therapy is needed. Client anonymity maintain करते हुए, if you could share what is one of the toughest cases, what is one of the toughest client or situation or scenario that you have worked with? Actually बहुत सारे हैं ऐसे, बट मेरे लिए जो पर्सनली चैलेंजिंग नहीं था लेकिन डिफ़िकल्ट था थोड़ा, बिकॉज सो आई रिसेंटली लॉस्ट अ क्लाइंट टू कैंसर and I had been working with her for quite some time, and so she had a history of cancer. She had just gotten out of it, and then we were working on her healing journey. उनको और भी जो भी issues थे, and unfortunately in the middle of all of this her cancer came back quite aggressively, and she was told by the doctors कि इसका कुछ हो नहीं सकता, this is just basically going to spread, जो भी उसका form है इसका कोई कुछ है नहीं. And in my अभी तक का करियर बहुत सारे टफ मोमेंट्स रहे हैं, बट सबसे चैलेंजिंग ये था किसी को सामने बैठकर ये बताना कि हाउ डू आई फेस डेथ, आई नो आई एम गोइंग टू डाई, मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ मैं हाउ डू आई कोप विद इट. एंड फॉर दैट, in that one moment I really felt कि I wish I was not a therapist. I wish I was not this person sitting here, and how do I tell this person कि वो क्या करे, 6 महीना साल वो कितने टाइम रहेंगी उनको पता नहीं है. एंड द ब्यूटी ऑफ दैट मोमेंट वॉज दैट यहाँ मेरा दिल भर आ रहा था, एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड बी completely present. She was absolutely calm, absolutely sorted, and she had already embraced it. She just knew कि she just wanted कि यार ये टाइम मैं कैसे अच्छे से निकाल लूँ. I don't want to ever answer this question for anyone, but I did in that moment. I somehow did. I can only hope that whatever I was able to say, it helped her. That's all. So what is the difference between sadness and depression? Simply एक short term है, एक long term है. Okay. ठीक है. So sadness short term है, यानी कि आपके साथ कुछ हुआ, maybe you're going through a breakup, you've lost your job, right, or you've moved to a new city, you're missing your parents, ठीक है, you wanted something, नहीं हो पाया वो, तो आप sad करोगे ही feel. That's a very normal natural response to any kind of loss or any kind of unpleasant situation जो आपको अच्छा नहीं feel करा रही है, right. But sadness short term होने के साथ साथ it is also not going to take your functionality down. थोड़ा सा हमारा मूड ज़रूर चेंज होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, हम खा नहीं पा रहे, अब हम काम नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर रहे हैं. मे बी कुछ टाइम के लिए आपका ये फेज शायद आ सकता है, हफ्ता 10 दिन आपको ऐसा लगेगा, बट इवेंचुअली यू विल मूव बैक. बट ऐसा नहीं है कि हम फंक्शन नहीं कर रहे. जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, पहली बात तो डिप्रेशन लॉन्ग टर्म है, दूसरा इट्स अ डायग्नोजेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन. सैडनेस के लिए कोई आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ फेज, आएगा जाएगा. बट डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं जो चली जाएगी, वो 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करेगी. आई मीन इट कैन लास्ट अप कंटिन्यू फॉर मंथ्स, एंड कभी कभी सालों निकल जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है दैट दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. इसमें आपकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर होती ही होती है. तो पहले भी जो मैं आपको कुछ की सिम्टम्स बता रही थी, एपेटाइट चेंजेस, स्लीप चेंजेस, मूड में प्रॉब्लम्स होना, थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, फीलिंग रियली हेल्पलेस एंड होपलेस कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, क्या मतलब है लाइफ का, फीलिंग एज इफ यू आर कम्प्लीटली वर्थलेस, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ लाइफ में, तो मैं उठूँ भी क्यों बिस्तर से. तो जाहिर सी बात है आप या तो सोते रहोगे, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे, राइट. तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो डिप्रेशन में आते हैं. ऑफ कोर्स डिप्रेशन के साथ साथ रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म एंड सुसाइड भी आता है, आपको इस तरीके के थॉट्स भी आएंगे. लेकिन जब आप सैड हो तब ये सब नहीं होगा. सो एक छोटा है और एक लॉन्ग टर्म चलता है, और एक में फंक्शनैलिटी नीचे जाती है और एक में ऐसा नहीं होता है. यू कैन स्टिल बाउंस बैक फ्रॉम इट, बट डिप्रेशन में यू मे नॉट बी एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम इट. ऐसे अगर एंजाइटी इश्यूज, एंजाइटी प्रॉब्लम्स किसी को हो रही हो, तो क्या रिलैक्सेशन टेक्निक वो मोमेंटरीली उस पॉइंट के लिए ले सकते हैं टू काम देमसेल्फ डाउन? वेल अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ वेज एक्चुअली जिससे आप अपनी एंजाइटी को उस मोमेंट पे मैनेज कर सकते हो. मैं 2 चीज़ें बताऊंगी.
सबसे पहला विच इज़ द इट डिपेंड्स वेदर यू कंसिडर इट एज सिंपल और नॉट, डिपेंड कि आप उस मोमेंट पे क्या कर सकते हो. गेट बैक टू योर ब्रीदिंग Okay. एट द बेस लेवल. तो आप कोई भी टेक्निक आप उठा लो, बॉक्स ब्रीदिंग सुना होगा आपने, 5 4 3 2 1 सुना होगा, या बेली ब्रीदिंग हो गई. इन सब का जो लॉजिक है ना वो एक ही है. वो ये है कि अगर आप डिस्ट्रेस में हो, अगर आप बहुत एंग्शियस हो, तो हो क्या रहा है कि आपकी ब्रीदिंग पूरी नहीं हो रही है. ठीक है, आप इनहेल जिस स्पीड से कर रहे हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है ना. अब मैंने सांस अंदर तो ले ली, मैं छोड़ नहीं रही, तो मेरा वो ब्रीदिंग का साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा. अब जितना मैं इनहेल करती जाऊंगी उतना मेरा डिस्ट्रेस बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरे ब्रेन में अब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गया है ड्यू टू द इनहेलेशन, बट बिकॉज आई एम नॉट एक्सहेलिंग वो CO2 से बैलेंस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी बढ़ती है, डिजीनेस बढ़ती है, आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस, या कभी कभी लोगों को एंग्जाइटी में ये भी लगता है कि यार मैं मर जाऊंगा, वो इसी वजह से होता है बिकॉज आपका ब्रेन उस समय नहीं फंक्शन कर रहा है. तो इफ़ यू जस्ट गेट बैक टू योर ब्रीदिंग, यू सिट wherever you are, or even if you are standing, give yourself 15-20 minutes and you just focus on regulating your breathing, कि मेरा inhalation और मेरा exhalation बराबर हो जाए, अब चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे. At the basic level, that is one technique that is going to help. Along with that, there are many other techniques. Like I said, box breathing. आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. 5 4 3 2 1 again is a basic grounding breathing technique where you begin by looking at 5 things that you can see around you. Bring them down to 4, then 3, all of that. So क्या हो रहा है, आप अपने सेंसेस को एंगेज कर रहे हो. तो जब आप ब्रीथ करते हो, आप सेंसेस को एंगेज करते हो, आप वो फ्यूचर के जो खराब प्रेडिक्शंस हो रहे हैं वहाँ से बाहर निकल के आप प्रेजेंट में आ जाते हो. तो जब आप ये ब्रीदिंग टेक्निक करते हो, या फिर और भी, लाइक आई सेड, पीपल कैन गो आउट फॉर अ वॉक, ओके, यू कैन इवन जंप अप एंड डाउन अगर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है. तो जब आप ये ऐसे ऑन द स्पॉट जंपिंग करते हो, तभी भी वो जो हाई रेस्टलेस एनर्जी है वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है. Okay. तो आपका काम अपने डिस्कम्फर्ट को भगाना नहीं है, उसे बस चैनल करना है. जब आप उस सिम्टम को फीड करना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे आनी शुरू हो जाएगी, एज योर माइंड रियलाइजेस दैट ओके शी इज नॉट गोइंग टू पे अटेंशन. बट द मोर यू रन, वो उतना ही बढ़ेगा. Right now, if I'm getting a panic attack or I'm getting an anxiety attack, what are some immediate steps I should take, like right now? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्नाइजिंग दैट ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. और लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम क्योंकि ट्रैक नहीं करते, हम ऑब्जर्वेंट नहीं होते, तो हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ क्या हो रहा है. एंड देन वी आर लाइकली टू जंप टू कंक्लूजन्स कि ओके आई माइट डाई, आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक, जो एक्चुअली रियल है, पैनिक अटैक में होता है, राइट. बट द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकग्नाइज दैट ओके आई एम फीलिंग समथिंग, okay, maybe I'm heading towards a panic attack. The second most important thing when you're going through a panic attack is to tell yourself that okay, it's just a panic attack, right, it's going to pass. क्योंकि उस समय ना कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है. एक्चुअली में आपको लगता है हार्ट अटैक आ रहा है, मैं मर जाऊंगी, कुछ हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी पूरा उस तरीके से रिएक्ट कर रही है, आपकी हार्ट बीट ही इतनी तेज हो जाती है कि ऑब्वियसली फिर ब्रेन उसे एज अ थ्रेट ही इंटरप्रेट करेगा, राइट. बट इफ समबडी हैज अ हिस्ट्री ऑफ पैनिक अटैक, राइट, देन दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल योरसेल्फ दैट इट्स अ पैनिक अटैक एंड इट्स अ फेज, इट विल सेटल डाउन. एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज, वन थिंग दैट यू कैन डू इज यूज एनी ग्राउंडिंग टेक्निक. The ones that we talked like about we talked before, about. So yeah. breathing can be one, pacing can be the other, right? You can move to the 5 4 3 2 1 technique, and again you'll find that in detail. And give yourself some time, because a panic attack typically will last for about 15 to 20 minutes. ऐसा नहीं है कि वो बहुत 3-3 4-4 घंटे तक चलता है. वो एक पीक पकड़ता है और उसके बाद वो नीचे आता है. तो आपको बस वो पीक को उस समय समझ के बस मैनेज करने की नीड है. And for overtime, obviously, when you work with a therapist, they will help you to understand more and more कि किन situations में आपको panic attack आपका trigger होता है, identify those, help you कि कैसे आप वहाँ पे अपने आप को manage कर सकते हो, and जो therapeutic technique से resolution आ सकता है, they'll help you to get there also. Talking more about depression and anxiety, I mean, does it differ from men to women? Yes, actually it does. The presentation is slightly, it's quite different actually, simply because देखिए men, जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है हम औरतों के लिए सोसाइटी बहुत चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है, फेवर नहीं करती है. सो इट्स नॉट ऑल्सो दैट men have it easy. Men in a lot of ways don't, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं. सबसे बड़ी स्ट्रगल जो men फेस करते हैं वो ये है कि वो अपने इमोशंस को ओन अप नहीं कर सकते. ठीक है, एक आदमी के लिए रोना, एक आदमी के लिए किसी को जाकर ये बोलना कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, आई नीड हेल्प, ये बहुत बड़ी बात है. और बहुत सारे जजमेंट्स एकदम से उसके ऊपर आ जाते हैं.
एज अ वुमन मैं किसी को जाके बोलूँ कि यार मेरा मन ख़राब हो रहा है, मुझसे लाइफ नहीं हैंडल हो रही, मुझे रोना आ रहा है, मुझे मिल जाएगी सिंपैथी, मुझे एम्पैथी भी मिल जाएगी, यू नो कि लड़की है, लाइफ इज टफ, ये वो, चलो कोई बात नहीं. बट द मिनट अ मैन सेज इट, रिएक्शन ही बदल जाता है. सो इसीलिए मेन के लिए इमोशंस को समझना, कंफर्टेबल होना, उनको व्यक्त करना, बाहर निकालना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग, ना तो उनको खुद को पता लगता है, ठीक है, और ना ही हमें बाहर मालूम चलता है. क्यों? क्योंकि मैन इतनी आसानी से रोते नहीं, वो इतनी आसानी से जाके एक्सप्रेस नहीं करते. वो क्या करेंगे, वो अपने आप को काम में डुबा लेंगे. यू सी मैन वर्किंग मोर एंड मोर, गेमिंग, स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करना, यू नो अपना अंदर का जो भी अग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो ऐसे निकालते हैं. A lot of men will, go towards alcohol or using or abusing substances because they just want to distract themselves, feel that temporary high and all, thinking कि इससे मैं आगे कोप कर पाऊंगा. वो ज़्यादा अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे. आप पूछोगे भी तो भी वो नहीं मैं कर लूँगा, छोड़ दो, मैं खुद हैंडल कर लूँगा. You won't find a lot of women saying that. I'm not saying women don't, but proportion is relatively higher. So men में क्या होता है, masking हो जाती है symptoms की, वो छुपा देते हैं ऐसे. तो इसीलिए पता नहीं लग पाता है. एंड मेन में व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग, इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, उनका ना अग्रेशन और एजिटेशन कोशेंट बहुत बढ़ जाता है. तो आप ये देखोगे कि अ मैन हु इज स्ट्रगलिंग, वो गुस्सा ज़्यादा कर रहा है, चिढ़ बहुत ज़्यादा रहा है, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है. वुमेन ऑन द अदर हैंड, दे आर एबल टू एक्सप्रेस, दे विल स्टार्ट क्राइंग मोर, राइट. उनका सेल्फ ब्लेम बढ़ जाता है, वो अपने थॉट्स में उलझे रह जाते हैं, एक ही चीज़ बार बार करेंगे, जबकि मेन विल हैव दीज अदर सोर्सेज टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स. तो इसीलिए विमेन में ये पकड़ा बहुत जल्दी जाता है, बहुत ऑब्वियस लगता है, एंड मेन में इट कैन एक्चुअली गो अनरिकग्नाइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So women are likely to seek therapy more, or men are more likely to seek therapy more? Well, trends are changing now. A lot of men have become proactive, but still अगर हम ratio की बात करें, yes, there is a higher percentage of women seeking out therapy as compared to men. Men still have to catch up a lot. I just had one small follow-up question कि I mean, if I'm in a relationship, अगर मेरा partner है, he is going through something, how do I know, again the same question, how do I know, because आपने बोला ना मास्क बहुत जल्दी हो जाता है, तो how do I know that this person needs help and what are the things that I can do to support my partner? See, like I said, फंक्शनैलिटी में चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने होंगे. और कई बार ज़रूरी नहीं है कि फंक्शनैलिटी बहुत बुरी तरीके से नीचे जाती है, लेकिन what you know of the person that you are talking about, now in your case you're talking about a partner, it could be a family friend, it could be family member or a sibling. You just need to notice कि वो जैसे दिखते हैं, जैसे उनकी फंक्शनैलिटी है, वो आप लोगों के साथ जैसे हैं, उनमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं, which is unlike them. I'll tell you that's the simplest way. कि यार ये तो ऐसे नहीं बिहेव करता था, ये तो ऐसे नहीं बात करता था, इस क्या हो गया है, गुस्सा बढ़ जाएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव टॉक बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अकेले छोड़ दो, टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करना, स्नैप कर देना एकदम से. सो दिस विल टेल यू दैट ओके, समथिंग probably is not right. Right? Now the first line of action naturally for anybody would be to try and talk to them and see कि can I do something. Right? So that is something that you of course need to do. 2 बार 3 बार आप अपनी तरीके से बात करके देखो and to see whether the person is receptive or not, कोई changes उनमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ये करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी वैसा ही चल रहा है and probably it's just और ख़राब ही होते जा रहा है, then that's the time when you need to probably bring up the idea of therapy, talking to somebody else. But after you have tried everything, you have exhausted your resources, and again I'll repeat that getting pushy, pressurizing them, or even trying to get very in their face कि नहीं मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम मुझे बताओ, मैं सॉल्व करके दूंगी, या तुम बात नहीं कर रहे, तुम क्यों बात नहीं कर रहे, और पीछे जाएंगे वो और ज़्यादा उनका डिफेंस और उनकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. Right? So sometimes of course it is necessary, but let that be the last resort. उससे पहले just approaching them with gentleness and showing your empathy that okay, I get कुछ problem हो रही है, I'm here if you want to talk. This is how you should actually start. And then like I said, plant the idea, tell them that there are various ways in which they can be supported, and leave it to them. So what are the most common signs of depression in young adults?
अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं तो पहली बात जो भी लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हैं, देर आर 7-8 सिम्टम्स रफली, देर नीड 5 सिम्टम्स एटलीस्ट need to be present for 2 weeks or more, and like I said, they all go back to your functionality basically, right? तो इसमें number 1 is lack of interest. तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती थी, आप मन से करते थे, अभी मन नहीं कर रहा, मोटिवेशन नहीं है, लिथार्जिक हो रहे हो बहुत ज़्यादा, फटीग्ड रहते हो पूरे टाइम, उठने का मन नहीं करता, दिस. देन मे बी यू हैव थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड. यू थिंक दैट यू आर कम्प्लीटली वर्थलेस, लाइफ फील्स मीनिंगलेस. तो बहुत ज़्यादा ना मन हताश रहता है, उम्मीद छूट गई है लाइफ से. सो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस कि मैं नहीं आ पाऊंगी इस चीज़ से बाहर, तो वो बातों में, बिहेवियर में भी आपको दिखेगा. सेल्फ केयर स्टार्ट्स टू गो डाउन. ओके, एपेटाइट में चेंजेस, बिल्कुल खाना छोड़ दिया है आपने, या फिर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो या तो आपका ड्रास्टिक वेट लॉस हो गया है या आपका वेट पुट ऑन हो गया है. आप सो रहे हो तो बहुत ज़्यादा सो रहे हो, 14 घंटे 16 घंटे, उसके बाद भी लेकिन आपको फ्रेश नहीं फील होता है, राइट? या फिर आप सो ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, मूड में लो, लेथार्जिक, या फिर बहुत एजिटेटेड, तेज़ तेज़ बात करना, एकदम से चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं. एंड दे नीड टू बी परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ऐसा नहीं है कि बस 1-2 दिन हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है. 2 weeks और मोर, ये तो डायग्नोस्टिकली मैं बता रही हूँ. एंड कई बार महीने निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ऐसा हो रहा है, साल 2 साल निकल जाता है. बट एनीवे, दीज आर द की फीचर्स. And we were discussing अभी थोड़ी देर पहले कि can breakup cause depression? Well, I think it depends on person to person. How do they portray it or something? Yeah, but I mean, I wanted to understand. I mean, it's obviously an episode that causes some sort of trauma, right? So, how can you actually move on from a breakup? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि मूव ऑन से तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, rebound, sleep with other guys, or sleep around, have flings, या फिर immediately look for another relationship that you can dive into. That's what we understand about moving on. Even families ये बोलती हैं, चलो दूसरा लड़का चला गया, लड़की चली गई, कोई बात नहीं, तो दूसरी गर्लफ्रेंड बना ले, चल हम तेरी अब शादी करा देते हैं, शादी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू गेट ओवर द प्रीवियस रिलेशनशिप. बट दैट इज रियली नॉट what moving on is. That is just you perpetuating another healthy pattern, और आप एक और रिलेशनशिप है जिसको आप खराब कर दोगे, अभी नहीं करोगे तो कुछ साल बाद खराब कर दोगे, और फिर उसका भी आप बैठ के शोक मनाओगे कि ये क्या कर दिया मैंने. बट सही मायने में अगर हम मूविंग ऑन की बात करते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है करना बट ज़रूरी भी है, which is that number 1, you don't jump into the next relationship. Okay, whether it's casual or whether it's serious, you don't do that. What you actually do is take time and space to heal. Heal का मतलब क्या है बेसिक शब्दों में? अगर हमें चोट लगी है तो हम उस चोट की मरहम पट्टी करेंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे, हम दवाइयाँ खाएंगे, उसको थोड़ा सा बचा के रखेंगे ताकि वो ठीक होना शुरू हो. ठीक होने का मतलब क्या है कि यार डे 1 पे जितना दर्द हो रहा था, डे 1 पे जितना खून निकल रहा था, अभी हम डे 10 पे आ गए, डे 15 पे आ गए, दर्द नहीं हो रहा है, कम हो गया है, हमें दिख रहा है कि स्किन भी भरनी शुरू हो गई है, राइट? दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट फिजिकल हीलिंग में. सो इमोशनल हीलिंग को भी आप ऐसा ही समझो कि आपको इमोशनल चोट लगी है, अभी आपका समय है कि आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, अपने थॉट प्रोसेस को समझो, जो आपको इमोशनल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि लॉस हुआ है ना एक रिलेशनशिप का, तो नेचुरल सी बात है कि गुस्सा भी आएगा, आप सैड भी होगे, आप खुद को भी क्वेश्चन करोगे कि यार मेरी कोई गलती थी क्या जिसकी वजह से ये वर्कआउट नहीं करा. अगर सामने वाले ने कोई गलती करी तो आप वहाँ पे भी अपना गुस्सा, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालोगे. तो अपने आप को समय दो ये समझने के लिए कि मेरे इंटरनल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या हो रहा है, राइट? देन यू अंडरस्टैंड वॉट वेंट रॉन्ग इन द प्रीवियस रिलेशनशिप. क्या हुआ था जिसकी वजह से ये वर्कआउट आपके नज़रिए में नहीं हो पाया. आपकी जो गलतियां थी या सामने वाले की जो गलतियां थी उनको समझो, कंसोलिडेट करो, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे अब अपने नेक्स्ट वाले रिलेशनशिप में क्या लर्निंग्स हैं जो लेके जानी है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे कॉन्शियसली नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे सामने वाले से एक्सेप्ट नहीं करनी है, राइट? तो अपने डेफिनेशन, रिलेशनशिप की डेफिनेशन को अब रिफाइन करो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस. And after you have given yourself some time, you feel कि okay, now I'm actually truly ready to invest in another relationship. Then get into a relationship, then open yourself up. But give yourself some time. And ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अगले 2 साल तक किसी को डेट नहीं करना है.
नहीं भाई, आपको 2-3 महीने लेने हैं, आप 2-3 महीने ले लो, आपको 6 महीना लगता है। हर एक को अपना एक सेंस होता है कि मैं अभी इस समय लाइफ की किस स्टेज पर हूँ, मैं क्या एक्सेप्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। जस्ट गिव योर सेल्फ दैट टाइम एंड व्हेन यू फील रेडी देन गो बैक, जंप इनटू द पूल। आइडियली yes. So what are a few mental health concerns amongst children these days? देखिए अगेन जितना केओटिक हम अडल्ट्स का वर्ल्ड है, बच्चों का भी अनफॉर्चुनेटली उतना ही है, और कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पास तो कोप करने के लिए कुछ है नहीं। सो चाइल्डहुड डिप्रेशन, चाइल्डहुड एंग्जाइटी अगेन आर वेरी कॉमन। हमें अभी पता ज़्यादा लग रहा है बिकॉज सोशल मीडिया है। आज से 10 साल पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, राइट? दे हैव देयर ओन स्ट्रगल्स, अ चाइल्ड में हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी, दे मे स्ट्रगल विद ADHD, so they may also present with clinical issues. So there can be a lot of issues that a child would be going through. So which age group is more stressed in today's time? Yeah. According to you? Everybody. Everybody. From child to old age. Everybody. Yeah, And ये इस टाइम की और बात सबके नहीं है। अपने-अपने, सबके सबके अपने अपने-अपने क्योंकि stress। सबके अपने वेरिएबल्स हैं, सबकी लाइफ अलग तरीके से चल रही है। एंड एक्चुअली लोगों को ये गलत फहमी है कि बचपन बड़ा हैप्पी पीरियड होता है और बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अटर बकवास है। ठीक है, बेचारे बच्चे जो गो थ्रू करते हैं वो बोल नहीं पाते या समझा नहीं पाते, या उनके तरीके एज अडल्ट हमें समझ में नहीं आते, तो बड़े टाइम हम उनके आउटबर्स्ट को बदतमीजी बोल के छोड़ देते हैं। वेयरएज चाइल्ड के पास तो वो वोकैबुलरी नहीं है, उसके पास तो वो इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स हैं नहीं, तो कैसे बताएगा कि उसे तकलीफ हो रही है? तो बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हम एज अडल्ट्स मिस कर जाते हैं, और प्रॉब्लम तो उनको भी है। ऐसा नहीं है कि जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में प्रॉब्लम्स नहीं है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं। घर में बन नहीं रही है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अब्रॉड चले गए हैं, वो बेचारे यहाँ अकेले हैं, उनके अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, स्ट्रगल तो उनकी भी है। तो कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसमें आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है? सभी में है, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। There's this habit of self-diagnosis that has been going on. So what's your take on that? माई टेक ऑन सेल्फ डायग्नोसिस इज कि कृपया मत करो। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, फिजिकल इशू, मेंटल इशू, जो भी है, प्लीज़ कंसल्ट एन एक्सपर्ट, गेट योर सेल्फ असेस्ड एंड इवेल्युएटेड प्रॉपरली, एंड उसके बाद आप एक ट्रीटमेंट कोर्स प्लान करो अपने लिए। What's the most common mental health disorder in India? Actually both depression and anxiety के rates are very high in India. Okay. दोनों के ही बहुत ज़्यादा है। Obviously मुझे भी statistics ऐसे याद नहीं है, but दोनों का prevalence is quite high. Also, I mean, just a follow-up from the question that I asked earlier, what is your take on these so-called not licensed or even licensed people talking about mental health on Instagram and YouTube? Oh well. Pop psychology is Pop is the term psychology. for it, but yeah. हाँ. What's your take on that? Not a very happy trend for me personally, simply because देखो आज की डेट में हर कोई लाइफ कोच बन गया है, हर कोई एक बेसिक काउंसलिंग की डिग्री लेके अपने आप को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा इसलिए नहीं है बिकॉज व्हेन यू आर डीलिंग विद डीप रूटेड इशूज, somebody is coming from a background of trauma, there's abuse, and there's a clinical anxiety, we're talking about depression. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दादी माँ के 4 नुस्खे दे दिए और उसके बाद वो ठीक हो गया, तो कोई भी आप ज्ञान ऐसे पेल सकते हो, नहीं। there is an entire science behind it. There's a reason why we guys have spent so many years doing our graduation, then our masters and PhD and truckloads of certification, because बहुत सारे nuances हैं human experience के जो आप ऐसे नहीं समझ सकते, और ज्ञान बांटना बहुत आसान है। मुझे भी मैं जाके अपने आप को कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड कुछ भी गुरु बना दूँ, मैं आपको लाइफ जीने के 4 तरीके बता दूँ, बहुत आसान है ना यह करना। बट एक्चुअली में एक जिम्मेदारी के साथ किसी के साथ बैठ के काम करना, उनसे बात करना, उनको एडवाइस देना या आप सजेशंस देना, इट्स अ वेरी लोडेड थिंग टू डू, और हमने इसको बहुत कैजुअल बना दिया है। What is the link between occasional drinking and mental health? Well, actually, it's not about occasional drinking. It is actually the mindset with which you are drinking, and
देन उसी माइंडसेट की वजह से वो ओकेजनल से बढ़ के कुछ बहुत ज़्यादा बन जाता है, राइट? सो हम लोग का माइंडसेट क्या है जब हम स्मोक करते हैं, जब हम ड्रिंक करते हैं या गेम्स में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज़ बेसिकली कि मुझे जो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे हो रही है, मुझे सैड लग रहा है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं लॉस्ट फील कर रही हूँ लाइफ में या जो भी है, बेसिकली मुझे वो फील नहीं करना। तो मुझे इंस्टेंट रिलीफ दे दो, ठीक है? एवरीबडी वॉन्ट्स दैट मैजिक पिल, एवरीबडी वॉन्ट्स दैट क्विक फिक्स, एंड दीज थिंग्स आर दैट क्विक फिक्स, नो? द मिनट यू कंज्यूम देम दे चेंज योर ब्रेन केमिस्ट्री इन अ वे कि आपका मूड ऑल्टर हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपने 2-3 ड्रिंक्स पिए तो अब आप हाई हो गए, आपके इनिबिशंस जो हैं वो लोअर हो गए। अब हाई में कुछ लोग अच्छा भी फील करते हैं और कुछ लोग फिर जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो अपने इमोशंस निकाल भी देते हैं, राइट? एंड उस समय रिलीफ मिला, इट्स ओके। बट द बिगर प्रॉब्लम हियर इज दैट why are you so uncomfortable with your emotions? Why can't you sit with that distress for some time? ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे ही अपने इमोशंस हैं, अपने साथ थोड़ी देर बैठ जाओगे तो अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है समझ पाओगे। जिस वजह से तुम्हें ख़राब लग रहा है, तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, तुम रियल टाइम में उसका कुछ कर पाओगे। दारू के ग्लास में अपने गम को डुबाया तो तुमने लाइफ में क्या पाया? कुछ भी नहीं। कल भी तुम उठ के यही कर रहे होगे। I think we'll move to one last disorder question now. One thing अभी हमने देखा कि बहुत टाइम बाद ऐसे हनी सिंह का फाइनली कम बैक हो गया है, but the time when he was missing, he said that he was going through bipolar disorder. So what exactly is bipolar disorder? And again, self diagnosis की बात नहीं है, but इसमें आप कैसे जान सकते हो कि okay, you need help? Again, I would say that, every time we are talking about you need help. Now remember that you need help when you are not able to function. ठीक है? आपकी फंक्शनैलिटी नीचे जा रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट कर रही है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी हमें लगता है कि लाइफ एक सर्टन एक पेस पे चलनी चाहिए, ग्राफ चलना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल हाई पे चला गया है, वो अनमैनेजेबल हो गया, और या फिर बिल्कुल लो पे चला गया, तभी भी वो अनमैनेजेबल है, राइट? ना बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं मेंटल हेल्थ वर्ल्ड में। बाइपोलर इज ऑल्सो वन सच डिसऑर्डर, इट्स ए क्लिनिकल डिसऑर्डर, एंड येस वी गो अराउंड थ्रोइंग द टर्म मैं बाइपोलर हूँ, तू बाइपोलर है, मैं मेनिक हूँ, ऐसे बहुत लूजली, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं सिंपल कंसाइज वे में आपको बताऊँ तो बाइपोलर इज़ जहाँ पे एक इंसान के 2 एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं in 2 areas, two ways. या तो they go through a manic episode, which is a lot of restlessness and agitation and increased sexual activity, increased aggression, thought process बहुत fast हो जाता है, high energy, बैठ नहीं पा रहे, ये करना है, वो करना है, उस तरीके से। या फिर there is going to be a depressive phase, जिसके सिम्टम्स we've already talked about, सब कुछ लो में जो है चले जा रहा है, and there is basically an oscillation between the two. राइट? कि कुछ हफ्ते हो सकता है कि आपके मेनिक फेज में चला, बिल्कुल हाई में जा रहे हो, और फिर सडनली एक ड्रॉप आ जाएगा जहाँ पे अब आप लो में चले गए, राइट? और वो सिवियरिटी भी उसकी थोड़ी वेरी कर सकती है। सो मोटा दिस इज व्हाट बाइपोलर एक्चुअली इज, right? And of course it can be triggered by something in the environment. There's a strong genetic history associated with it as well. तो अगर किसी की family history बहुत strong है तो they are very likely to get diagnosed, they're likely to get bipolar or these kind of disorders. So a lot of it goes on, but in a nutshell this is what bipolar actually is, and it's a very difficult disorder to kind of डील विद खुद से भी, एंड इवन व्हेन पीपल फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है इतने हाइज और लोज को मैनेज करना, और कभी कभी ये बहुत आउट ऑफ हैंड भी चला जाता है, बिकॉज इट्स योर ब्रेन केमिस्ट्री दैट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ वैक। एक ही चीज़ रहती है ना कि मेंटल हेल्थ इज़ अ अर्बन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, इट्स नॉट जैसे रूरल एरियाज में नहीं होता, पीपल ऑफ लोअर इकोनॉमिक स्टाटा उनको नहीं होता। तो डू यू सी कि ये एक पैटर्न चेंज हो रहा है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टाटा है हमारा, वहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। देखिए, जहाँ पर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जहाँ पर भी इंसान होगा, ठीक है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट टेकिंग इट ईजी ऑन एनीवन, राइट? एंड ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की कोपिंग बड़ी अच्छी है जस्ट बिकॉज दे हैव मनी और दे हैव सम कंफर्ट, और दूसरे की नहीं है। तो ऐसा कोई भी लिंक नहीं है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किसी को भी हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, नंबर 1। नंबर 2, जो ये हम बात कहते हैं कि थेरेपी जैसी जो चीज़ है या मेंटल हेल्थ रिलेटेड रिसोर्सेज, ये एक सर्टन सेक्शन के लिए एक्सेसिबल हाँ ज़्यादा है, ये फैक्ट है।
उनके पास नॉलेज, उनके पास अवेयरनेस, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं जो कि लोअर ग्रुप्स के पास में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। बट टू से कि उनको इश्यूज़ नहीं होते, सबको होते हैं भाई, उनके घर में भी डिसफंक्शंस हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अब्यूज़ एंड समटाइम्स यू नो इन वेज दैट वी कांट इवन कॉम्प्रिहेंड। क्या क्या होता है हमें मालूम भी नहीं चलता, हम समझ भी नहीं सकते। तो वहाँ पर भी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि उनको स्लीप इशूज़, एंग्जाइटी नहीं है, बिल्कुल है, बट उनको पता नहीं लगता, उनके पास टर्मिनोलॉजी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मदद मांगे भी तो किससे मांगे, क्या मदद मांगे। और उनके लिए बहुत सारी ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हम होता रहता है ना, मतलब क्या मेंटल हेल्थ, दैट्स अ लग्जरी एक्चुअली that unfortunately they still can't afford, and this is still the reality that we are living in. तो of course सोशल मीडिया के आने की वजह से हर स्टार्टअप में इंफॉर्मेशन तो पहुंच रही है। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ जी, मनोचिकित्सक कुछ होता है, मनोवैज्ञानिक कुछ होता है, और अगर कोई थेरेपी नहीं ले सकता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। आप ये गवर्नमेंट सेटअप्स अगर आप हॉस्पिटल्स देखिए तो वहाँ पे लोग जाते हैं ना, मेडिकेशन लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हाँ, थेरेपी उनको नहीं समझ में आएगी, शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से कर तो रहे हैं, बट ऑब्वियसली इनफ नहीं है। तो थेरेपी उतना एक्सेसिबल लोगों के लिए आज भी नहीं है। So is it growing in rural areas, the mental health awareness, is it growing in rural areas or no? See, some initiatives are being taken, but to say ki that is sufficient, no. A lot more work needs to be done at all levels. We need more mental health awareness campaigns. We need more government initiatives so that we can offer therapy and mental health related services at a subsidized cost. Because अभी जो current model है, जो बहुत time से चलते आया है, see, therapy is expensive to a certain degree because field ऐसा है। अगर हम थेरेपिस्ट बनते हैं, हमें सालों साल डॉक्टर्स की तरह पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे जो कोर्सेज हैं, जो भी हम सर्टिफिकेशंस आज करना चाहें, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मैं बोलूँ कि आज मुझे एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करनी है, मेरा लाख रुपए का तो खर्चा है ही। अब आप that is the reason why therapy is very expensive the in India. field as such to study in it is very very expensive, right? उसके बाद में अगर आप बोलो कि आपको अपनी प्रैक्टिस चलानी है, अपनी प्रैक्टिस चलाने का मतलब ये है कि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, राइट? आपको अपना ओवरहेड्स भी चलाने हैं, आपको अपने घर खर्च भी निकालना है, और आप लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के साथ ही काम कर सकते हो। एक थेरेपिस्ट के पास एक डॉक्टर की तरह ये फैसिलिटी, ये यू नो कैपेसिटी नहीं है कि वो दिन के 100 पेशेंट्स देखें। हम एक घंटा ऑन एन एवरेज लोगों के साथ लगा रहे हैं, तो आप कितने लोगों के साथ काम कर लोगे, राइट? तो अब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो थेरेपिस्ट भी उतने नहीं हैं, ठीक है? फील्ड अपने में एक्सपेंसिव है, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट रेगुलेटेड, तो इतने सारे लोगों के पास में फिर आप हेल्प लेकर कैसे जाओ? तो वी नीड मोर। हमें थेरेपिस्ट की भी और ज़रूरत है, और हमें और प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जहाँ पे थेरेपी थोड़ा और इजीली एक्सेस करी जा सके, एंड वी नीड रेगुलेशंस एज वेल। तो बहुत कुछ है जो अभी भी करने की ज़रूरत है। Also, I mean, we're talking about the term luxury. There's also this thing associated कि therapy is a rich people problem. कि ओके, ओनली अ सेट, हमने बात भी करी इस बारे में, ओनली अ सेट ऑफ सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं, सिर्फ वही जाते हैं थेरेपिस्ट को सीक आउट करने। सो डू यू थिंक दैट इट्स अ लग्जरी और इट इज़ अ नेसेसिटी इन इंडिया राइट नाउ? थेरेपी इज़ एक्चुअली अ नेसेसिटी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि बच्चे से लेके बूढ़े तक, और आप किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हो, लाइक आई सेड, स्ट्रगल तो किसी को भी हो सकती है, तो माना कि वो नेसेसिटी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अभी उस लेवल पे जा नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है। However, I would say कि in the last few years the trend has changed where we have a lot more platforms that are coming in. You know, people are investing in building therapy setups, and they have started to offer, you know, they have multiple people on board, so they are able to cut costs in terms of what they're offering to clients as well. तो ये सब initiatives आए हैं, but we need a lot more things जिससे कि therapy जो एक reasonable level पे सबके पास पहुँच सके। Just one small follow-up. I think the government has also been very proactive towards promoting good mental health now. अगर आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, कोई भी अगर एजुकेशन बिल आता है, कोई अगर न्यू सिलेबस आता है, तो सब में मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट व्हाट आर सम मोर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू टू raise more awareness and promote good mental health in the country? Well, firstly, I think doing something to regulate the field.
राइट जो हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कॉस्ट बैरियर की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है लेकिन हमारे पास उतने नंबर ऑफ थेरेपिस्ट नहीं है, राइट. सो कुछ तरीके से उसको रेगुलेट किया जाए ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके. देन वी नीड मोर गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम्स, मोर इनिशिएटिव्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ प्रेजेंट करते हैं. बच्चों में क्या हो सकता है, बूढ़ों में क्या हो सकता है, यंग अडल्ट्स में क्या हो सकता है. टेलिंग पीपल कि ऐसे अगर इश्यूज को रिकॉग्नाइज करें तो कहाँ जाएं वो. कि खाली ये बोल देना कि तुम थेरेपिस्ट के पास चले जाओ इज नॉट गोइंग टू कट इट, राइट. यू नीड टू टेल मी हु इज द राइट पर्सन दैट आई नीड टू गो टू. तो मेरे एरिया के आसपास क्या है. अगर गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस रन कर रही है, राइट, गवर्नमेंट ने अपना कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, थेरेपिस्ट हायर किए हैं, देन फाइन, यू नीड टू डायरेक्ट देम देयर. पॉइंट इज, डू वी हैव सच इनिशिएटिव्स राइट नाउ? No. So we need a lot more of that ताकि, like I said, it can become more accessible. Otherwise ये barrier break करना मुश्किल ही रहेगा. There was this joke that was made in one of the comedians' programs. It's called India's Got Latent. One of the participants over there made a joke like, okay, Deepika Padukone just became a mother. Now she knows what depression actually is. Oh yeah, I saw this. God. I saw this. So and it was, there was a lot of debate कि okay, it's just humor. Why are you making such a big point about it? इतना फस क्यों कर रहे हो? सिर्फ dark joke मारा है उसने. So what's your take on that? This is so mean. Oh, there's a lot of mean stuff actually. Instagram पे हम भी randomly scroll करते हैं तो हम भी देखते हैं कि चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड, लोग थेरेपी की धज्जियाँ उड़ाते हैं. मेरे थेरेपिस्ट ने इतने पैसे ले लिए ये एडवाइस देने के लिए, ये तो मैं फलाना से पूछ सकता था. मतलब ऐसे इस तरीके से लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं. बट अब टेक क्या है, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल रहे हो, आप मजाक उड़ा रहे हो, बट आई वुड स्टिल से कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू, चाहे कॉमेडी प्लेटफॉर्म्स हो गए, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, देखो किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना बहुत आसान है. लेकिन अगर आप एक पोजीशन में हो जहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करो. क्योंकि आप हल्के में जो बात बोल रहे हो उन 40-50 लोगों को वो आपकी सुन रहे हैं. यही डायलॉग जो उनको अभी बड़ा कूल लग रहा है वो 4 लोगों को आगे मारने वाले हैं. और वो 5वां व्यक्ति जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, ये जब उसके सर पे पड़ेगी वो फिर किसी के पास बात करने नहीं जा पाएंगे. तो इसीलिए ठीक है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वेरी वेरी गुड, बट या आई वुड जस्ट अर्ज पीपल दैट क्योंकि वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ दिस होल टबू अराउंड मेंटल हेल्थ, हम इतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि आज आप और मैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. हम जितने भी थेरेपिस्ट हैं, हम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं, राइट. हमारा काम थेरेपी करना है, बट क्यों हम भी फील्ड में कूद रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि देखो तुम्हें जो पता है वो सही नहीं है. हम बताना चाहते हैं तुम्हें कि हाउ द फील्ड कैन एक्चुअली हेल्प यू. एंड देन यू हैव पीपल हु आर इन पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हु गो अहेड एंड टार्निश दिस. As a professional and also as a human being who's also gone through her own struggles, I don't like it, and that's of course my opinion. There are people who enjoy it, that's great, but I don't. And I would just say please be a little more responsible. Don't throw around people's struggles as jokes in the name of mental health or just to get some traction. Just don't do that. I mean, even as content creators, we already talked about pop psychology, but how content creators can be a bit mindful about, giving out mental health advice ऐसे ही कि ओ मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था तो मैं थोड़ा बाली ट्रिप करने चली गई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. But so how can content creators be a bit mindful when it comes to creating content about mental health? Just put a disclaimer that you're not a therapist and this is not a therapy technique, please. You did something for your own self and it gave you the much needed relief, but this is not a substitute for therapy. How accurately do TV shows and movies depict mental health basically? Well, it's a mixed representation when it comes to media and movies ka portrayal of therapy and mental health related issues. Like for instance, have you seen the series Masaba Masaba? Yeah. Oh, Yeah. Yeah? I was. Yeah. So I love that series. मैं 3-4 बार मैं देख चुकी हूँ. So if you see the first season, where Pooja Bedi is playing the role of her coach or therapist, whatever, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या हो रहा था वहाँ पे, but clearly वो एक caricature type बना दिया था, and that is not what a therapist does. That is not what a life coach will do,
अपने एजेंडाज घुसा देना, और कहीं पे भी कोई भी हीलिंग लेके शुरू कर देना, या क्लाइंट को कुछ भी आप ऐसे वन लाइनर्स मार रहे हो, और अलाउिंग अ क्लाइंट टू जस्ट बार्ज इनटू समबडी else's session and all of that. These things don't happen. These are completely unethical things, unprofessional things. So that's a complete misrepresentation. Okay. Right? But let's look at Masaba Masaba season 2. So season 2 में, I don't know whether you've seen it or not. You have, right? So season 2 में, when her best friend goes through struggles, now her best friend is actually showing signs of depression. The things that I talked to you about, where she was not going in for work, वो अपने रूम में लाइट बंद करके पड़ी रहती थी, किसी से बात नहीं करना, बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना है, बेसिक चीज़ें लाइक खाना बनाना एंड ऑल शी was not able to do, very agitated, ड्रिंक किया तो बिल्कुल आउट ऑफ हैंड चला गया. So that was a good representation of somebody struggling with a mental health concern. Exactly. Then the way Masaba ended up supporting her, that I don't think something is right with you, I think you need professional help. The friend says, but मेरे पास तू है ना, मुझे क्या ज़रूरत है किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की. एंड शी राइटली सेड दैट प्रोफेशनल एक अलग तरीके से अप्रोच करेगा. आई एम नॉट द राइट पर्सन. सो गाइडिंग द फ्रेंड इन द राइट वे. एंड देन जिस तरीके से उनके थेरेपी सेशंस उन्होंने दिखाए कि हाँ एक्चुअली थेरेपिस्ट जब बैठते हैं हम लोग नोट्स लेते हैं, बिकॉज जब लोग इतने टाइम बात कर रहे होते हैं तो हमें भी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, हमें की पॉइंट्स बनाने हैं कि हमें क्या सिम्टम हमारे लिए स्टैंड आउट कर रहा है, किसी का क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है जो हमें पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, दैट वी नीड टू पिक अप. उनके लिस्ट ऑफ इश्यूज अगर हैं वो तो फ्लो में बोलते जा रहे हैं ना, तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फिर हम जो बोलें उसमें कुछ सब्सटेंस निकले. So yes, therapists will end up making notes. So that is what they showed. Then the fact that therapy takes time. एक सेशन में तो कुछ नहीं होगा, एक सेशन में तो उन्होंने मेरी बात ही सुनी है. एंड फैक्ट यही है, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मुझे कुछ तो जानना होगा ना आपके बारे में. तो आप एक सेशन 2 सेशन कुछ तो मुझे टाइम दोगे, राइट, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए. देन वी फिगर आउट कि ओके हाउ आर वी गोना वर्क अबाउट इट. सो सीजन 2 इट वाज डिपिक्टेड वेरी नाइसली. Similarly, Dear Zindagi became so popular. In fact, कितने clients को हम बोलते हैं ये movie देखने के लिए, because उसमें आलिया भट्ट की struggles बहुत अच्छे से उन्होंने depict करी कि कैसे parental issues की वजह से उनको adult relationships में problem आ रही है. So that was good. But when we talk about Shah Rukh Khan's portrayal as a therapist, some things were questionable. Telling the client कि बस आज randomly मैं आज off पे हूँ. भाई नहीं कर सकते हम ऐसा. अगर हमें छुट्टी पे जाना है, हम सेशन नहीं करें तो हम तरीके से बताएंगे. फिर एक सर्टन सेटिंग में आपका सेशन हो रहा है, आप बार-बार हाँ बीच पे गार्डन में घूम रहे हैं, ये वो हर जगह नहीं. ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों में ज़रूरत भी पड़ती है, बट देयर इज़ अ मेथड इन विच यू आर गोइंग टू डू इट. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी रैंडम एंड ऑल ऑफ दैट. But typically there's a setting in which therapy is taking place and the conversations are flowing in a way. But certain nuances were right कि therapist is open, approachable, वो आपको स्पेस दे रहे हैं, वो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के आपकी मेंटल स्टेट डिकोड करने में आपकी मदद कर रहे हैं. सो सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट वर वेरी नाइस, बारिंग 1 or 2. So I would say it's a mixed representation. But the fact that we are talking about it and we're depicting it, that in itself is great. And over time I think ये थोड़ा और better ही होना चाहिए rather. Just a small follow-up, like if you could suggest 5 movies and TV shows, a mix of them, and like 5 books that everyone should watch and read to understand mental health better. Very good. I'm pretty sure मैं blank हो जाऊँगी. जी बता दो. अच्छा, अगर हम मूवीज़ की बात करते हैं तो like Masaba Masaba is good, ठीक है. Then we've talked about Dear Zindagi. You also have that Russell Crowe's movie, A Beautiful Mind. Yeah. That उसमें schizophrenia was depicted very nicely. In fact, there's an underrated movie, Karthik Calling Karthik. Yeah. Oh, I love Karthik. That's also very nice. That's also very nice, right? Then you have Inside Out, both 1 and 2, and everybody knows about it. I'll tell you, there's one more, Perks of Being a Wallflower. Perks of Being a Wallflower. Amazing movie. Yeah. And there's one more, The Silver Linings Playbook. Oh, Silver Linings Playbook. Yeah. So these are some of the movies that I can think about. हिंदी की मुझे और अभी याद नहीं आ रही है. अगर हम हाँ है भी नहीं. That is actually true. वो डिपिक्शन काफ़ी ख़राब सा है most of the movies में. But yeah, these would be good for starters. अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो 2 मैं अपनी बता सकती हूँ.
ठीक है. There is The Intentional Being and my latest one that's just come out, which is Time to Come Home. And they both talk about, one talks about leading an intentional life, and the second one decodes the idea of self-love and everything that surrounds it, myths, misconceptions. And again, self-love is a term जो हम ऐसे बहुत उड़ाते हुए आए हैं. So that's that. Other than that, you can have there's this, I've just blanked out on the therapist's name. No, Dr. Julie. Why has no one told me this before? Okay. That's a very good book. You have books by Nicole LePera, How to Do the Work. That's a good one. There are lots actually. You have books by Gabor Mate, who's done a lot of work around trauma. थोड़ा heavy है, but अगर कोई पढ़ना चाहे तो, then you have How the Body Keeps the Score, which helps you to understand how your body, psychosomatic aspect basically, कि mental health issues से कैसे physical issues हो सकते हैं. So these are some of the books that I can think of offhand. There's also Love Yourself, Heal Your Life by Louise Hay. Again, a very, very popular book. So people can pick up that as well. You spoke about a trauma ki book. Just tell me, how does childhood shape mental health in adulthood? Oh, your childhood shapes everything about you. It lays the foundation of who you are as an adult till you decide to take charge and change it. And why is that? Why do I say it? Because जब आप पैदा होते हो, ठीक है, आपको तो वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता. बच्चा तो आ जाता है ऐसे ही. अब आप उसको सिखा रहे हो कि बेटा ये तुम्हारी आँख है, तो वो बोल रहा है आँख है. आप उसको बोल रहे हो नाक है, तो वो बोल रहा है नाक है. ठीक है, ऐसे खड़े होना है, यहाँ पे बैठना है, इधर हाथ नहीं लगाना है. ये सब आप सिखा रहे हो. चाइल्ड डजंट नो. उसी तरीके से जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में कैसे रहना है वो हम बच्चों को सिखाते हैं, वी आर ऑल्सो टीचिंग अ चाइल्ड टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन जो इनपुट्स अडल्ट्स उसकी लाइफ में बच्चे को देते हैं. राइट? तो बच्चा कैसे मानेगा कि वो अच्छा है या बुरा है? उसके पास तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. भगवान जी ने तो कुछ भेजा नहीं ना दे के. तो मम्मी बोल रही है कि मैं अच्छा हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ. मम्मी बोल रही है मैं अच्छा नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं ही होऊंगा ना अच्छा. सो बेसिकली हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, एवरीथिंग गेट्स शेप्ड बाय आवर चाइल्डहुड. द वे वी आर रिलेटिंग टू आवरसेल्व्स, व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, व्हाट वी थिंक अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट रिलेशनशिप्स, हाउ रिलेशनशिप्स शुड बी, हाउ डू आई नीड टू बी, हाउ आई नीड टू शो अप इन द वर्ल्ड. एवरीथिंग इज गेटिंग शेप्ड बाय चाइल्डहुड. तो अटैचमेंट स्टाइल्स, रिलेशनशिप में हम कैसे जाते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, जो हम बात कर रहे हैं. लाइक वी स्पोक अबाउट हाउ मेन आर अनकम्फर्टेबल विद देयर इमोशंस. व्हाई इज दैट? बिकॉज बचपन से लड़के रोते नहीं हैं. तू लड़की है क्या जो तू रो रहा है? तो आपने तो उनका इमोशनल एक्सप्रेशन वहीं किल कर दिया. तो वो लड़का, मेल चाइल्ड, क्या सोच के बड़ा हो रहा है कि यार अगर मुझे अपनी मैस्कुलिनिटी प्रिजर्व करनी है तो मैं रो नहीं सकता. कोई पेरेंट ये नहीं बता रहा उनको कि रोना, हंसना, सैड फील करना ये तो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है. उसका किसी भी जेंडर से क्या लेना देना है, कोई नहीं बताता. राइट? सो सब कुछ आपके चाइल्डहुड से शेप हो रहा है. एंड आई सेड कि तब तक चलेगा जब तक यू डोंट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अबाउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस, योर आइडेंटिटी, एंड यू डिसाइड टू चेंज इट, बिकॉज चेंज इज पॉसिबल. आपके पास एक चीज़ होती है अडल्टहुड में जो बचपन में नहीं होती है, which is autonomy, power of choice. As kids you don't have that, but as adults you do. So अब अपना thought process shape कर सकते हो. Time लगेगा but possible तो है. If you had to give down 3 things that every couple need to do to have a happy and a healthy relationship. Focus on building that emotional connection. See, a lot of couples focus on compatibility in the sense of कि हमें सेम खाना पसंद है, हमें ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है, वो मुझे शॉपिंग करने देता है, वो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलने देती है. दैट्स फाइन, बट दीज आर जस्ट सरफेस लेवल थिंग्स. राइट? प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये सब चीज़ें आपकी सेटल हो गई, उसके बाद जब आप एक दूसरे से बात करने जा रहे हो, पता लग रहा है कि हमें एक दूसरे की बात समझ ही नहीं आ रही, काटने को दौड़ रहे हैं, हम लड़ाई करते रहते हैं पूरे टाइम, ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को, नीचा दिखाते रहते हैं, फिर हफ्ता निकल जाएगा, बात नहीं करेंगे, वही सारे इश्यूज रेकर होंगे. सो दीज आर साइंस दैट इमोशनल कंपैटिबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन इज
not there. So focus along with all the functionalities, जिनमें आप similarities आप ढूंढ रहे हो, आप ये common ground भी लाने की कोशिश करो कि क्या as people do you feel aligned, do you feel emotionally safe with your partner कि मैं कुछ भी कैसे भी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, and I know my partner is going to be there, वो सुनेंगे, वो समझेंगे, and most importantly वो effort मारेंगे. क्योंकि बहुत बारी लोग सुन तो लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, भाई आई अंडरस्टैंड लिखने में और बोलने में कितनी मेहनत लगती है, हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं, बट मज़ा तो तब है ना जब वो अंडरस्टैंडिंग कहीं कल्मिनेट हो, दिखे कुछ तो भाई तुमने इस अंडरस्टैंडिंग का किया ना, तुम अचार नहीं डाल रहे हो, कुछ तो कर रहे हो उसका, तो जब आपको टैंजिबल चेंज कहीं पे दिखेगा तभी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा. Right? So building that connection is extremely important. Having open lines of communication कि हम बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हम silent language में communicate कर रहे हैं. And the most common thing is कि उसको खुद नहीं समझ में आता. मेरे पार्टनर को समझना चाहिए. भाई इंसान है वो, माइंड रीडर थोड़ी ना है, वो उसका सारा काम ये थोड़ी ना है. ठीक है, कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में आपको इंट्यूटिवली समझ में आएंगी बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, बट कई बार नहीं समझ में आता. हम थेरेपिस्ट होके हमें समझ में नहीं आता, जबकि हमारा ट्रेंड काम है ये, वी आर प्रोफेशनल्स. तो जो फील्ड में है ही नहीं उसको कैसे आएगा, राइट? सो कभी कभी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेल आउट करो कि आपकी नीड्स क्या हैं. दैट्स व्हाट ओपन कम्युनिकेशन मीन्स. यू स्पेल आउट व्हाट यू नीड फ्रॉम योर पार्टनर, आस्क देम इफ दे कैन डू दिस फॉर यू, एंड द पार्टनर नीड्स टू डू द सेम, राइट? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी ऑन द सेम टीम. इट्स नॉट मी अगेंस्ट यू. अगर मुझे रिलेशनशिप बचाना है तो मुझे एज अ टीम आपके साथ मिलके काम करना होगा, देखने के लिए कि हम कहाँ पे कॉमन ग्राउंड्स ला सकते हैं, राइट? सो हैविंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज़ दैट देखो कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशनशिप में होगा, वो तो गिवन है, कोई बड़ी बात नहीं. अगर हम भी आर्ग्यू करने लग जाए, हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाए, नॉर्मल है. व्हाट मैटर्स इज़ कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आप उसके बाद क्या कर रहे हो. आपने मुद्दे को रिजॉल्व किया या नहीं. हीट ऑफ द मोमेंट में ठीक है चीज़ें हो गई, बट जिस वजह से आपकी लड़ाई शुरू हुई थी, क्या वो वजह रिजॉल्व हुई? ठीक है, आपने अब जो भी हीट ऑफ द मोमेंट में आपने बकवास करी, आपने पार्टनर को उल्टा सीधा बोला, उन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला, अब आप हर्ट भी हो गए, क्या आपने डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करी? क्या आपने ओनरशिप ली कि यार सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे ये गलती हो गई, आई वॉज आउट ऑफ लाइन, आई नो आई हर्ट यू, सो अंडरस्टैंड द पार्टनर्स इमोशंस, वैलिडेट दैम, डू समथिंग टू रिपेयर दैट डैमेज. नहीं तो बहुत कपल्स में इशूज़ तो यार 15 साल निकल जाते हैं, वो एक ही बात पर लड़ रहे होते हैं. 15 साल पहले तुम्हारे मम्मी ने ये किया था, ठीक है, 15 साल पहले तुमने मेरे साथ उस ट्रिप पे ये किया था. भाई निकल गया टाइम, आगे बढ़ो, पर ढंग से आगे बढ़ो. So these are the key components, of any good relationship. With that, we have come to an end to a very interesting and insightful session. Thank you, Damini. I think we learned a lot, and yeah, exactly. As you said, बीच में हमारी आंखें भी नम हो गई थी, and I can't even imagine what you go through on a daily basis. So it's been very insightful, and I hope it will be really insightful for everyone who watches this. Yeah, मतलब जितना फिजिकल अपने आप को ठीक रखना ज़रूरी है, उतना मेंटली भी अपने आप को ठीक रखो. And if you need help, please go to anybody and just talk it out, right? Yeah, बात करो. कुछ तो शुरू होगा ना कहीं से, तो लेकिन स्टार्ट करो. कोई नहीं कह रहा कि आपको थेरेपिस्ट के पास ही जाना है. एक्नॉलेज तो करो कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई तो कदम अपने लिए बढ़ाओ ना, फिर अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे. बट बात करो, बात करने से बात बनती है. Exactly. Okay guys, you know the drill. You have to like, share, subscribe and comment. Exactly. And comment down what did you like about this video, and also tell us what are more things that you would want to watch on Gist Checkup. Additionally, do follow Gist News on X, LinkedIn, Facebook and Instagram, and all the links are in description. And if you want to connect with Damini, we're going to provide the link in description, so do follow her on Instagram as well. Thank you.